मुगल सम्राट शाहजहां का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? ताजमहल, संगमरमर की इमारतें, एक ऐसा दौर जिसे हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, है ना? ये बात है 1628 से 1658 के बीच की। कला और वास्तुकला अपने चरम पर थी। पर क्या यही पूरी सच्चाई है, या कहानी में कोई और भी पहलू है? क्योंकि देखिए, एक तरफ तो ये बेमिसाल खूबसूरती थी, प्यार की निशानी तामीर हो रही थी, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ एक ऐसा भयानक सच था जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता था। एक ऐसा अकाल जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। दोनों चीज़ें एक ही समय में हो रही थी। तो यहीं पर आकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक तरफ तो इतनी शानदार इमारतें बन रही हों और दूसरी तरफ इतनी बड़ी तबाही मची हो? तो चलिए आज इसी स्वर्ण युग के स्याह रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। इसकी असली कीमत क्या थी? चलिए शुरुआत करते हैं उस बदलाव से जो शाहजहां ने किया। ये सिर्फ इमारतें बनाने की बात नहीं थी, ये एक पूरी सोच को बदलने जैसा था। उसके पुरखे जैसे अकबर लाल बलवा पत्थर इस्तेमाल करते थे जो ताकत दिखाता था, लेकिन शाहजहां ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। और वो रास्ता था सफ़ेद संगमरमर का। अब देखिए, ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि संगमरमर ज्यादा खूबसूरत लगता है, नहीं। लाल पत्थर जहां ताकत और एक योद्धा वाली पहचान दिखाता था, वहीं सफेद संगमरमर पवित्रता और एक किस्म की रूहानियत का प्रतीक बन गया। पूरी की पूरी एस्थेटिक यानी सौंदर्य की परिभाषा ही बदल गई। मर्दाना और मजबूत से हटकर कुछ नाजुक और अलौकिक। और इस नए अंदाज को जिंदा करने के लिए एक कमाल की तकनीक का इस्तेमाल हुआ। नाम था परचीनकारी, या जैसा कि दुनिया उसे जानती है, पियाट्रा ड्यूरा। ये संगमरमर पर की जाने वाली एक ऐसी कारीगरी थी जो शायद इटली की फ्लोरेंटाइन मोज़ेक कला से प्रेरित थी। और ये कोई आसान काम नहीं था। जरा सोचिए, पहले संगमरमर में बहुत ही बारीकी से खांचे तराशे जाते, फिर जेड, लैपिस जैसे कीमती पत्थरों को बिल्कुल उसी आकार में काटा जाता, और फिर उन्हें उन खांचों में ऐसे बिठाया जाता कि पूरी सतह एकदम सपाट लगे। मतलब सादे से पत्थर को एक रंगीन कैनवास में बदल देने जैसा था ये। और इस सोच, इस कला, इस तकनीक, इन सबका सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार नमूना कौन सा है? जाहिर है ताजमहल। लेकिन ताजमहल सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, ये इंजीनियरिंग का भी एक जीता जागता चमत्कार है। इसके पीछे की इंजीनियरिंग कमाल की है। जैसे कि इसका जो बड़ा सा गुंबद है, वो दरअसल डबल डोम है। बाहर से विशाल दिखने के लिए एक बड़ा गुंबद और अंदर से सही अनुपात के लिए एक छोटा। इसकी चारों मीनारें थोड़ी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं, ताकि अगर कभी भूकंप आए तो वो बाहर की ओर गिरे और मुख्य मकबरे को कोई नुकसान ना हो। और तो और दीवारों पर जो लिखावट है उसमें ऑप्टिकल इल्यूजन का इस्तेमाल हुआ है। नीचे से ऊपर तक अक्षर बड़े होते जाते हैं ताकि जमीन से देखने पर सब एक ही साइज के लगें। है ना कमाल? इसके कला को कितना सम्मान दिया जाता था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके सुलेखक यानी कैलीग्राफर अमानत खान शिराजी वो अकेले कारीगर थे जिन्हें इस पर अपना नाम लिखने की इजाज़त मिली। ये एक बहुत बड़ा सम्मान था। लेकिन शाहजहां की ताकत का प्रदर्शन सिर्फ पत्थर और संगमरमर तक ही सीमित नहीं था। ये उसकी पेंटिंग्स और उसके खजाने में भी झलकता था। उस दौर की शाही पेंटिंग्स, जैसे कि बादशाहनामा में मिलती हैं, उनका स्टाइल बहुत सख्त और औपचारिक हो गया। ये एक तरह का प्रोपेगेंडा था, शाही प्रचार। सम्राट को हमेशा साइड पोज में दिखाया जाता था, जो उन्हें एक आम इंसान से अलग, एक दिव्य हस्ती के तौर पर पेश करता था। मकसद साफ था, उनकी परम सत्ता को स्थापित करना। अब जरा खर्च की बात करते हैं। उस जमाने में ताजमहल को बनाने की लागत का अंदाजा लगभग 40 लाख रुपए लगाया जाता है। एक बहुत बड़ी रकम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये उस साम्राज्य की सबसे महंगी चीज नहीं थी? जी हां, इससे भी ज्यादा कीमती कुछ और था। और वो था मशहूर मयूर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन। सोने और बेशकीमती हीरों जवाहरातों से जड़ा ये सिंहासन इतना कीमती था कि इसकी लागत ताजमहल से 2 गुनी यानी करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई थी। और ये जो तुलना है, ये मुगलों की सोच के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात बताती है। उनके लिए इमारतें तो अहम थीं, लेकिन उनसे भी ज्यादा अहमियत चल संपत्ति की थी। मतलब सोना, जवाहरात, ऐसी दौलत जिसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। ये ताकत का सीधा और सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती थी। तो ये सारी दौलत, ये शान शौकत, ये सब आया कहाँ से?
यहीं से कहानी का वो दूसरा स्याह पहलू शुरू होता है, वो कीमत जो इस सुंदरता के लिए चुकाई गई। याद है, हमने बात की थी कि जिस वक्त ये सब बन रहा था, एक भयानक अकाल भी पड़ा था। ये दक्कन के इलाके में था, और ये कोई मामूली अकाल नहीं था। उस वक्त के एक अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने लिखा है कि भूख इस हद तक बढ़ गई थी कि लोग एक दूसरे को खा रहे थे। सोचकर भी रूह कांप जाती है। आंकड़ों के मुताबिक 1630 से 32 के बीच सिर्फ 2 साल में भुखमरी ने करीब 30 लाख जानें ले लीं। और इस तबाही को और ज्यादा भयानक बना रही थी साम्राज्य की टैक्स व्यवस्था। इन सभी निर्माणों और फौजी अभियानों का खर्चा उठाने के लिए किसानों पर भारी टैक्स लगाया गया था। कई बार तो उनकी कुल पैदावार का 50% से भी ज्यादा हिस्सा टैक्स में चला जाता था। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार ने कुछ नहीं किया? हाँ, कुछ टैक्स माफ जरूर किए गए, जो करीब 11% बनता है। लेकिन यहां देखने वाली बात यह है कि साम्राज्य की कुल आमदनी का 60% से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ बादशाह और उनके गिने चुने अमीरों और मनसबदारों के पास ही रहता था। ज्यादातर दौलत बस कुछ ही हाथों में थी। तो फिर हम इस दौर को कैसे देखें, कैसे याद रखें? क्या ये एक शानदार स्वर्ण युग था, या ये एक ऐसा वक्त था जिस पर लाखों बेगुनाहों की मौत की परछाई है? सच तो ये है कि इसकी विरासत एक पहेली की तरह है। एक तरफ है स्वर्ण युग, बेजोड़ वास्तुकला, कला का बेहतरीन नमूना, प्यार और ताकत की निशानी, और दूसरी तरफ है इसकी छुपी हुई कीमत, भयानक अकाल, कमरतोड़ टैक्स और जबरदस्त गैर बराबरी। ये स्वर्ण युग कुछ लोगों के लिए तो सच था, लेकिन इसकी नींव लाखों लोगों के शोषण पर रखी गई थी। और यही सबसे अहम बात है, शाहजहां के दौर की इस बेमिसाल खूबसूरती को उस भयानक पीड़ा से अलग करके नहीं देखा जा सकता जिसने इसे मुमकिन बनाया। ये इमारतें सिर्फ प्यार और ताकत का प्रतीक नहीं हैं, ये उस दौर में मौजूद जबरदस्त असमानता का भी स्मारक हैं। और ये हमें एक बहुत ही अहम और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये सवाल सिर्फ शाहजहां या मुगलों के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े स्मारकों और कलाकृतियों पर लागू होता है। सवाल ये है कि जब भी हम किसी चीज़ की खूबसूरती को सराहते हैं, तो क्या हमें एक पल रुककर ये भी पूछना चाहिए कि इसे बनाने की असली कीमत क्या थी और किसने चुकाई?